हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब जो हर परिवार से जुड़ा है। भारतीय पैतृक संपत्ति कानून और समान उत्तराधिकार के नियम। जी बिल्कुल। संपत्ति के जो कानूनी नियम होते हैं ना, वो अक्सर बहुत भारी और उबाऊ लगते हैं। हाँ, और अदालती दांव पेंच इतने उलझे हुए होते हैं कि लोग अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं। तो आज का हमारा मुख्य लक्ष्य इन्हीं कानूनी दस्तावेजों और नियमों को डिकोड करना है। सही कहा। हम समझेंगे कि कागजों पर दिखने वाला मालिकाना हक और वास्तविक मालिकाना हक असल में कैसे काम करता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। बिल्कुल। और इस विषय की गहराई में जाना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि सही कानूनी जानकारी के अभाव में लोग अक्सर अपने ही अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। अक्सर सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं लोग। जी। और संपत्ति के मामलों में ये आधी अधूरी जानकारी बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी इस चर्चा का आधार पूरी तरह से सत्यापित कानूनी तथ्य हैं, यानी कोई पक्षपात नहीं। बिल्कुल कोई व्यक्तिगत राय नहीं। हमारा उद्देश्य केवल एकदम सटीक जानकारी देना है ताकि मालिकाना हक की वास्तविक तस्वीर सबके सामने स्पष्ट हो सके। और ये जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत प्रासंगिक है, चाहे कोई कानूनी दांवपेच समझना चाहता हो या सिर्फ अपने पारिवारिक अधिकारों को लेकर स्पष्टता चाहता हो। हाँ, क्योंकि सही जानकारी ही भ्रम को दूर करती है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का असली अर्थ क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि एक आम धारणा होती है ना कि परिवार में जो भी पुरानी जमीन है या पुश्तैनी मकान है वो स्वतः ही पैतृक संपत्ति है। क्या ये सच है? नहीं, कानूनी दृष्टिकोण से हर पुरानी संपत्ति पैतृक नहीं होती। इसकी परिभाषा बहुत सीमित और स्पष्ट है। अच्छा, तो पैतृक संपत्ति कहलाने की शर्तें क्या हैं? पैतृक संपत्ति केवल उसी संपत्ति को माना जाता है जो किसी व्यक्ति को पुरुष वंशजों की एक सीधी रेखा में विरासत में मिली हो। मतलब सीधे पिता, दादा या परदादा से? जी हाँ। इसका मतलब है कि ये संपत्ति लगातार पीढ़ियों से एक ही परिवार में बिना बटे चली आ रही हो। तो अगर कोई संपत्ति नानी या माँ की तरफ से मिले तो वो पारंपरिक हिंदू कानून के तहत इस विशेष पैतृक संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन इस पूरी परिभाषा में एक सबसे बड़ी शर्त है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। और वो शर्त क्या है? वो शर्त है संपत्ति का अविभाजित होना। यानी जब तक किसी संपत्ति का कोई कानूनी या औपचारिक रूप से विभाजन नहीं होता, जिसे हम लीगल पार्टीशन कहते हैं। बिल्कुल, जब तक लीगल पार्टीशन नहीं होता, केवल तभी तक वो पैतृक संपत्ति के दायरे में आती है। इसमें जमीन और मकान दोनों शामिल हैं। तो जैसे ही परिवार के सदस्य उस संपत्ति का कानूनी बंटवारा कर लेते हैं, हाँ, तो वो बटा हुआ हिस्सा उस व्यक्ति के लिए पैतृक नहीं रह जाता। बंटवारे के बाद वो एक तरह से स्व-अर्जित संपत्ति बन जाती है। इससे अगर हम रोजमर्रा के एक सरल उदाहरण से समझें तो ये एक बड़े पारिवारिक पिज्जा की तरह है। अभी तक स्लाइस में काटा नहीं गया है जब तक वो पूरा है, यानी कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तब तक परिवार के सभी कानूनी वंशजों का उस पूरे पिज्जा पर जन्म से ही संयुक्त अधिकार है। एकदम सटीक। कोई एक व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि ये पूरा पिज्जा मेरा है। जब तक हिस्सा कानूनी रूप से कटकर अलग नहीं हो जाता, किसी एक व्यक्ति की दावेदारी पूरी नहीं मानी जा सकती। और इसी जन्मजात अधिकार को कानूनी भाषा में को-पार्सनरी राइट कहा जाता है। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस को-पार्सनरी या जन्मजात अधिकार के नियम में 2005 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। जी हाँ, 2005 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम ये संपत्ति कानून के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो 2005 से पहले क्या स्थिति थी? 2005 से पहले केवल पुरुष वंशजों को, यानी बेटों, पोतों और परपोतों को ही जन्म से को-पार्टनर माना जाता था। तो होती थी, लेकिन संपत्ति में समान हकदार नहीं मानी जाती थी। लेकिन 2005 के संशोधन ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल। कानून ने बेटियों को भी बेटों के बिल्कुल समान को-पार्टनर का दर्जा दे दिया। इसका मतलब अब कानूनी नजरिए से बेटा और बेटी दोनों बिल्कुल बराबर हैं। जिस तरह एक बेटे को जन्म लेते ही अधिकार मिलता है, बेटी को भी मिल जाता है। हाँ, और ये अधिकार पूर्ण और निरपेक्ष है। लेकिन समाज में अभी भी इसे लेकर बहुत सी गलतफहमियां हैं। लोग अक्सर सामाजिक परंपराओं को ही कानून मान लेते हैं। जी, जैसे सबसे आम भ्रांति विवाह को लेकर है। हाँ, कि विवाह के बाद बेटी का मायके की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता।
कहा जाता है कि वो दूसरे परिवार का हिस्सा बन गई है। जबकि कानूनी विश्लेषण इस तर्क को पूरी तरह खारिज करता है। कानून स्पष्ट है कि बेटी की शादी हो जाने से उसके अधिकारों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। यानी विवाह एक सामाजिक संस्कार है, कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं जो जन्मसिद्ध अधिकारों को खत्म कर दे। बिल्कुल सही कहा। विवाह से पहले और बाद में बेटी का हक वैसा ही बना रहता है जैसा किसी बेटे का। एक और बात भी तो आती है, आर्थिक स्थिति वाली। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटी को तो संपन्न परिवार में ब्याह गया है या उसकी शादी में बहुत खर्च किया गया था, तो अब उसे हिस्सा क्यों दें? इस तरह के तर्कों का कानून की नज़र में कोई वजूद नहीं है। मतलब आर्थिक हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। बेटी आर्थिक रूप से कितनी भी सक्षम हो या शादी में उसे कितना भी उपहार या स्त्री धन दिया गया हो, वो उसके कानूनी हिस्से का विकल्प नहीं हो सकता। तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाना उसका कानूनी अधिकार है। जी, जो शादी के खर्चों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। और तब क्या होता है जब परिवार वाले सीधा विरोध करते हैं? जमीनी हकीकत तो यही है कि माता पिता या भाई अक्सर हिस्सा देने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में भी कानून पूरी तरह से बेटी के साथ है। भले ही परिवार खिलाफ हो, कानून बेटी को अपने अधिकार का दावा करने की पूरी शक्ति देता है। मतलब वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। हाँ, और न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि उसे बेटों के बराबर हिस्सा मिले। एक को पार्टनर होने का अर्थ ही यही है कि ये अधिकार किसी की मेहरबानी पर निर्भर नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हमें स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के बीच का अंतर भी समझना होगा। जी, क्योंकि इन दोनों में हस्तांतरण या वसीयत करने की स्वतंत्रता बिल्कुल अलग होती है। तो स्व अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का नियम तो काफी सीधा है, जो संपत्ति खुद की मेहनत या पैसों से बनाई गई हो। हाँ, इस मामले में व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। वो अपनी मर्जी से इसे किसी को भी दे सकता है। मतलब कोई पिता अपनी स्व अर्जित संपत्ति किसी एक बच्चे को दे सकता है या बाहरी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। बिल्कुल, इस पर परिवार का कोई अन्य सदस्य कानूनी रूप से विरोध नहीं कर सकता। लेकिन पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं है ना? एकदम नहीं। पैतृक संपत्ति में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत नहीं कर सकता। पिता अपनी पूरी खानदानी जमीन सिर्फ एक लाडले बेटे के नाम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि उस संपत्ति में परिवार के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों, जिनमें बेटियां भी शामिल हैं, उनका बराबर का हक है। पिता केवल उसी हिस्से की वसीयत कर सकते हैं जो उनके खुद के भाग में आता है, पूरी अविभाजित संपत्ति की नहीं। सही कहा। और यहीं पर उस लीगल पार्टीशन या कानूनी बंटवारे का पेच आता है, जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, कि अगर परिवार सहमति से कानूनी बंटवारा कर लेता है तो क्या होता है? तो जो हिस्सा किसी एक व्यक्ति के नाम पर आता है, उस पर उसका पूरा और स्वतंत्र अधिकार स्थापित हो जाता है। यानी बंटवारे के बाद वो हिस्सा स्व अर्जित संपत्ति की तरह काम करता है। जी, उसके बाद वो व्यक्ति उसे बेचने या वसीयत करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। जब तक बंटवारा नहीं हुआ है तब तक हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल। अब स्रोत सामग्री के एक ऐसे विषय पर आते हैं जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है, दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। भारत में अनगिनत संपत्ति विवादों की जड़ ही म्यूटेशन है। लोगों को लगता है कि अगर नगर निगम की रसीद पर या सरकारी कागजों में उनका नाम दर्ज है तो वो पक्के मालिक बन गए हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूटेशन में नाम होना मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है। ये बात वाकई बहुत चौंकाने वाली है। तो फिर म्यूटेशन और असली मालिकाना हक के बीच अंतर क्या है? देखिए, म्यूटेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से सरकार या राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए होती है। मतलब सरकार को इससे मतलब है कि टैक्स कौन भरेगा? एकदम सही। सरकार का उद्देश्य ये तय करना है कि प्रॉपर्टी टैक्स या लगान कौन भरेगा। म्यूटेशन रजिस्टर में नाम चढ़ने का मतलब सिर्फ टैक्स भरने की जवाबदेही है। तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम केवल राजकोषीय उद्देश्यों के लिए है। जी। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि वो व्यक्ति कानूनी रूप से टाइटल होल्डर या मालिक बन गया है। तो टाइटल कैसे तय होता है? टाइटल सिविल कानून और उत्तराधिकार के नियमों से तय होता है। अदालतें मालिकाना हक तय करते समय उत्तराधिकार कानूनों और पंजीकृत दस्तावेजों को आधार मानती हैं। टैक्स की रसीदों को नहीं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर कोई भाई चालाकी से जाकर जमीन का म्यूटेशन सिर्फ अपने नाम करा लेता है और बाकी बहनों को लगता है कि जमीन हाथ से निकल गई, तो वो गलत सोच रही हैं। केवल म्यूटेशन से उनका जन्मजात अधिकार खत्म नहीं होता। बिल्कुल। और अगर किसी कानूनी वारिस का नाम इस तरह छोड़ा गया है तो वो किसी भी समय सिविल अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अदालत म्यूटेशन के रिकॉर्ड को अंतिम सबूत नहीं मानेगी। नहीं मानेगी। अदालत हिंदू उत्तराधिकार कानून देखेगी और अगर वो लोग वैध वारिस हैं
तो उन्हें उनका हिस्सा जरूर मिलेगा। ये जानकारी तो धोखाधड़ी के कई मामलों में बहुत बड़ा बचाव हो सकती है। कागज पर नाम होना ही सब कुछ नहीं है। जी, असली बात उत्तराधिकार की कानूनी वैधता है। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हुए एक और व्यावहारिक स्थिति पर बात करते हैं, पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का वितरण। जब पिता का निधन बिना वसीयत बनाए हो जाता है, जिसे इंटेस्टेट मृत्यु कहते हैं, तो असल में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत संपत्ति का वितरण क्लास 1 के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से होता है। क्लास 1 यानी जिनका सबसे मजबूत अधिकार है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले मृतक की पत्नी, जिनका संपत्ति पर सीधा कानूनी हक बनता है। उन्हें एक पूरा हिस्सा मिलता है। जी। दूसरे, मृतक के सभी बेटे, जिन्हें समान हिस्सा मिलता है। और तीसरी श्रेणी में सभी बेटियां आती हैं, जिन्हें भी बेटों के बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलता है। हाँ, तो अगर एक पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं तो संपत्ति के 4 बिल्कुल बराबर हिस्से होंगे, बिना किसी भेदभाव के। यहाँ एक बात और स्पष्ट करनी चाहिए कि अक्सर देखा जाता है कि कोई रिश्तेदार जमीन पर कब्जा करके बैठ जाता है। हाँ, और दावा करता है कि अब ये संपत्ति उसकी है। तो क्या ऐसे अवैध कब्जे से असली वारिसों का अधिकार खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा दावा कानूनी रूप से अमान्य है। केवल मौखिक समझौते या लंबे समय तक कब्जा ओनरशिप स्थापित नहीं करता। तो मालिकाना हक का हस्तांतरण कैसे पूरा माना जाता है? जब तक सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच एक विधिवत हस्ताक्षरित और पंजीकृत विभाजन डीड या हक त्याग पत्र ना बन जाए, यानी रिलिंक्विशमेंट डीड। इसके बिना अधिकारों का त्याग वैध नहीं है। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा का सार यही है कि पैतृक संपत्ति कानून समानता पर आधारित है। पैतृक संपत्ति वही है जो पीढ़ियों से आ रही है और जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। और इसमें बेटे और बेटियों का बिल्कुल समान दर्जा है। विवाह या आर्थिक स्थिति से ये अधिकार प्रभावित नहीं होता। स्वार्जित संपत्ति पर व्यक्ति का पूरा नियंत्रण है, लेकिन पैतृक पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, म्यूटेशन में नाम होना मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है। बिल्कुल। ये जानकारी सूचनाओं के ओवरलोड और भ्रांतियों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। इससे पारिवारिक विवादों को रोका जा सकता है। ज्ञान वाकई बहुत बड़ी ताकत है। जी, सही कहा आपने। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि पैतृक संपत्ति में वंशजों को जन्म से समान अधिकार मिलता है और बिना कानूनी बंटवारे के यह अधिकार पीढ़ियों तक बना रहता है। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी और एक ही अविभाजित पैतृक संपत्ति के दर्जनों या सैकड़ों समान कानूनी दावेदार पैदा हो जाएंगे, तो क्या भविष्य में उस संपत्ति के विकास, बिक्री या उपयोग को लेकर एक बहुत बड़ा कानूनी और व्यवहारिक गतिरोध पैदा नहीं हो जाएगा? ये तो है। क्या जन्मजात अधिकार की ये व्यवस्था भविष्य के परिवारों के लिए एक सौगात है या एक अनसुलझी पहेली? इसी गहरे विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है।